दोस्तों, सच्चाई भीमा कोरेगांव की। दोस्तों, भीमा कोरेगांव युद्ध जो 1818 में यानी 1818 में पुणे स्थित भीमा नदी के तट पर हुआ था। उस युद्ध के बारे में कुछ सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक जनवरी 1818 यानी 1818 को ब्रिटिश आर्मी और पेशवाओं के बीच एक युद्ध हुआ था भीमा कोरेगांव में, भीमा नदी के तट पर। दोस्तों, उस युद्ध में ना तो ब्रिटिश मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे, ना ही पेशवा इस देश की मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। दोनों ही अपने वर्चस्व को प्रस्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। दोनों ही अपने राजपट को मजबूत करने के लिए लड़ रहे थे, ताकि राज करके सामान्य लोगों से लगान यानी टैक्स वसूला जाए। ये लड़ाई सिर्फ एक टैक्स की थी और ना कि देशभक्ति से इसका कोई संबंध था। एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई जो सारे विश्व में एक उदाहरण बन गई है। 2019 से पहले इस लड़ाई के बारे में, इस क्रांतिकारी युद्ध के बारे में सिर्फ महाराष्ट्र के एक छोटी सी कौम में महार जाति, वो महार जाति यानी अम्बेडकरवादी लोग इस युद्ध को महत्व देते थे, इसकी सच्चाई को जानते थे। 2019 में जब महाराष्ट्र में पेशवाओं का समर्थन करने वाले लोगों की सरकार आ गई और उन्होंने सबसे पहली बार इतने सालों में इस शौर्य दिन को कलंकित करने का उन्होंने प्रयास किया और कुछ ऐसी घटनाएं 2019 में घटी और उसके बाद जो आंदोलन हुआ उसकी गूंज ना सिर्फ महाराष्ट्र ने, ना सिर्फ भारत ने, बल्कि पूरे दुनिया ने उसकी गूंज सुनी। ऐसा तांडव मचा था 2019 में। तो उस युद्ध की सच्चाई क्या है? इतने सालों तक किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया या किसी ने इस पर कोई आक्षेप नहीं लिया, किंतु आज जब उन पेशवाओं का समर्थन करने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं दिल्ली और महाराष्ट्र में, और ऐसे समय में कुछ गलत फहमियां लोगों में फैलाई जाती है इस युद्ध को लेकर। दोस्तों, ऐसे मैंने पहले ही बताया, यह युद्ध था ब्रिटिश और पेशवाओं के बीच और दोनों ही लड़ रहे थे अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए। दोनों ही देश के लिए नहीं लड़ रहे थे। ब्रिटिश के साथ जो लड़े वो महार फौजी थे और पेशवाओं के साथ एक बहुत बड़ी फौज थी जो मराठा साम्राज्य की फौज थी। पेशवाओं की फौज नहीं थी। पेशवा खुद ब्रिटिशों के बनाए हुए कठपुतली थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की पूना की गादी ब्रिटिशों ने उस गद्दी का पेशवाओं को मैनेजर बना दिया। पेशवा इस शब्द का अर्थ ही मैनेजर होता है। तो जानबूझकर पूना में बहुत टैक्स वसूला जा सकता था, इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों को पूना की गद्दी का पेशवा बनाया, मैनेजर बनाया, जो उनको टैक्स दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे सके। छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना गरीबों को लूटकर ब्रिटिशों को टैक्स कभी नहीं दे पाती थी या उन्हें कभी देने के लिए तैयार नहीं हो जाती थी। ये काम सिर्फ पेशवा कर सकते थे और इसीलिए ब्रिटिशों ने पेशवाओं को ये सारी जिम्मेदारी सौंपने के लिए पूना की गद्दी का उन्हें मैनेजर यानी पेशवा बना दिया। और उनके पीछे सौदा हुआ कि आप जैसे चाहे लोगों को लूटो, पर हमें लगान दो, आधा पैसा हमें दे दो, आधा तुम रखो और मौज करो जो तुम्हें करना है वो। और इस तरह उन दिनों जो पैसे वाले लोग होते थे वो सिर्फ दो ही लोग होते थे पैसे वाले, जो फौज में काम करने वाले होते थे या कोई साहूकार होते थे। तो ज़्यादातर फौज में जो काम करने वाले लोग होते थे, राजा की सेना में जो लोग थे वो बड़े बड़े सरदार थे। उनके पास ज़मीन धन दौलत हुआ करती थी। आम लोगों के पास इतनी धन दौलत इतनी ज़मीन नहीं होती थी, क्योंकि राजा महाराजे जब भी युद्ध में कोई सैनिक बहादुरी का काम करता था, उसे ज़मीन
बड़ी बड़ी ज़मीनें उन्हें तोहफे के रूप में देते थे। तो इस तरह ज़्यादातर ज़मींदार, ज़्यादातर बड़े बड़े अमीर और ज़मींदार ये सेना के ही लोग होते थे, आम लोग नहीं होते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो फौज के दो हाथ थे, दो वंश के लोग थे। बेशक आज उस वंश को जाति का रूप दिया या जात के नाम से पहचाना जाता है, मराठा और महार, किंतु उस समय में वो सिर्फ दो वंश थे। तो इन दो वंश के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में बड़े पैमाने पे थे, बल्कि ये दो फौजी दो हाथ थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। तो ब्रिटिशों ने पेशवाओं को यह कहा कि सारे अमीर फौजी लोग होते, जो राजा के दरबार में काम करते, राजा के फौज में काम करते, वही सारे अमीर होते। तो तुम एक काम करो, इस मराठा फौज में से तुम महारों को निकाल दो बाहर, अपनी फौज से बेदखल कर दो, और जितनी उनकी जमीन जायदाद है सब हड़प कर लो, आधी तुम रखो आधी हमको दे दो। यह आइडिया खुद ब्रिटिशों ने दी थी पेशवाओं को, क्योंकि उस जमाने में दो ही लोगों के पास दौलत होती थी, मराठा और महार, इन दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा ज़मीन और संपत्ति होती थी। तो पेशवाओं ने महारों को फौज से बेदखल कर दिया और अपने भाई मराठाओं से उन्हें अलग कर दिया। इस बात को लेकर मराठे भी बहुत परेशान थे। वे नहीं चाहते थे कि मराठा और महार, ये दो छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के दो हाथ इस तरह काटे जाए। तो मराठा समाज, मराठा जो फौजी थे, वो भी बहुत ही नाराज थे पेशवाओं से। लेकिन पेशवाओं ने सारे महार फौजियों को निकाल कर उनकी जितनी ज़मीन जायदाद दौलत है वो सब हड़प कर ली और उन्हें कहीं का नहीं रखा। उन्हें भीख मांगने की नौबत तक ला के रखा। उन्हें और कोई काम नहीं आता था। वे सब फौजी थे, लड़ने का अलावा उन्हें कोई काम ही नहीं आता था। जब उनको युद्ध से, जब उनको फौज से निकाल दिया गया तो वो क्या करेंगे। तो उनकी ऐसी नौबत आई कि उन्हें मरे हुए जानवर का मांस तक खाने के उन्हें मजबूर होना पड़ा। जो भी बुरा से बुरा काम, गंदे से गंदा काम उन्हें करना पड़ा 2 वक्त की रोटी के लिए, सिर्फ और सिर्फ पेशवाओं की वजह से और ब्रिटिशों की वजह से। क्योंकि ये आइडिया पेशवाओं को ब्रिटिशों ने दिया था। ऐसी कई बातें हैं भीमा कोरेगांव को लेकर। वो युद्ध क्यों हुआ था, उस युद्ध की सच्चाई क्या है, ब्रिटिशों का मकसद क्या था, पेशवाओं की औकात क्या थी मराठा साम्राज्य में और ब्रिटिश काल के दौरान, और उस युद्ध में कैसे सिर्फ 500 लोगों के एक फौज की टुकड़ी ने पेशवाओं के 28,000 फौज को शिकस्त दे दी। उस युद्ध के संबंध में जिन लोगों ने युद्ध लड़ा, महार फौजियों ने, पेशवाओं के पास तो 28,000 की फौज थी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज थी, वो मराठा फौज थी। उनमें पेशवा सिर्फ 2-3 सेनापति थे, बाकी सारे मराठा फौजी थे। और वो मराठा फौजी महार फौजियों के साथ लड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं थे, क्योंकि वे उन्हें अपना भाई मानते थे और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम अपने भाइयों से नहीं लड़ेंगे। तो पेशवाओं ने उनसे कहा कि आप मत लड़ो, लेकिन आप सिर्फ फौज पे खड़े हो जाओ, मैदान में उतर जाओ। हमारी इतनी विशालकाय फौज को देखकर ही वे डर जाएंगे और लड़ने की नौबत ही नहीं आएंगे। मराठा फौजियों ने कहा ठीक है, सिर्फ उन्हें डराने की बात है तो हम मैदान में उतर दे, लेकिन हम किसी भी महार फौजी पर आक्रमण नहीं करेंगे। यहाँ महार फौजी भी जो मराठा को अपने भाई समझते थे, उन्होंने भी कहा कि हम भी ये देखेंगे कि एक भी हमारे मराठी भाई पर हम आक्रमण ना करें। दोस्तों, बेशक पेशवाओं के पास 28,000 की फौज थी, वो ज़्यादातर मराठा फौजी थे, वे तो उनके साथ नहीं लड़ सकते थे, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए पेशवाओं ने बहुत पहले से ही बाजीराव पेशवा 2, यानी जो बाजीराव पेशवा मस्तानी का बॉयफ्रेंड, उस बाजीराव पेशवा ने मस्तानी के साथ इसीलिए प्यार का ढोंग किया, इसीलिए प्यार का नाटक किया, इसीलिए उससे शादी की ताकि उसकी फौज, जो अफगानी पठान थे, उस फौज पर उसकी नज़र थी। मस्तानी का प्यार बिल्कुल सच्चा था, उसके प्यार में कोई खोट नहीं थी, लेकिन उस बाजीराव जो था मस्तानी का बॉयफ्रेंड, उसकी नज़र उस पठान फौज पर थी
और जैसे इन दोनों की शादी हो गई वो सारी पठान फौज पेशवाओं के साथ आ गई और उस पठान फौज के बलबूते पर जो कुछ लड़ाइयाँ उन्होंने जीती वो उसके बलबूते पर, वरना मराठा सेना नाम मात्र उनके साथ रहते थे, वे उन पर नाराज थे पेशवा से। तो जब इस युद्ध का ऐलान हुआ तो पेशवा ने उस फौज को, उस पठान फौज को सबसे आगे फ्रंट लाइन पर रख दिया। और पेशवा ये बात जानते थे कि ब्रिटिशों की फौज में सिर्फ 500 महार है, महार रेजिमेंट के सिर्फ 500 लोग हैं और 300 अलग है, रिजर्व में 300 अलग लोग हैं जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी इस धर्म के। तो ये 800 लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे 28,000 लोगों का। पेशवा इस भ्रम में थे और इसीलिए उन्होंने बिना जरूरत के, जब जरूरत ही नहीं थी, 800 लोगों के सामने 28,000 की फौज खड़ी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सिर्फ उन्हें डराने के लिए, ताकि वो डर के ही भाग जाए, युद्ध करने की नौबत ही ना आए। वे ब्रिटिशों को इस तरह डरा कर झुकाना चाहते थे और हुआ भी वही। जब युद्ध शुरू हुआ तो जो सेनापति थे ब्रिटिश आर्मी के, जनरल स्टॉटस, वो इस फौज को देखकर ही डर गए और उन्होंने कहा नहीं, अब हम लड़ेंगे नहीं, इतने फौज का हम मुकाबला कैसे करेंगे इस फौज का। महार फौजियों ने कहा कि हम यहाँ आए हैं मैदान में या मरने या मारने के लिए, वापस लौटने के लिए नहीं आए। आपको अगर जाना है बेशक चले जाइए, हम या तो यहाँ मरेंगे या मारेंगे, इन पेशों को अब हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे यहाँ से। और जैसे ही उनके आंखों में जो खून सवार था, जो जज्बा था उन महार फौजियों का, क्योंकि पेशवाओं ने उन पर बहुत जुल्म किए थे, उस जुल्म का बदला लेने के लिए और पेशवाओं का जो गरीब लोगों से लगन लूटकर ब्रिटिशों को देते थे, इस बात के लिए इतने खफा थे, इतने गुस्सा था महार से फौजियों में कि उनके आंखों से खून बह रहा था। और जैसे युद्ध शुरू हुआ वो पागलों की तरह उन पर टूट पड़े। जो फ्रंट लाइन पेशवाओं की सेना थी, जो पठान थे, उसमें से कोई मराठा फौजी नहीं था। उसका रिकॉर्ड है, कौन लोग मरे, उसका पूरा रिकॉर्ड है आर्मी में, महार रेजिमेंट में। वो सारे फ्रंट लाइन पठान, अफगानिस्तान के पठान फौजी थे। लेकिन महार योद्धाओं का ऐसा जज्बा, ऐसा खून उनके सर पे सवार, उनके आंखों में सवार था कि पागलों की तरह टूट पड़े और कुछ ही घंटों में उन्होंने 100-200 लोगों को मार दिया, उस फ्रंट लाइन पठान फौजियों को। उनका ये पागलपन का पागल रूप देखकर जो सेनापति थे, पेशवाओं के 2 सेनापति, वो पेशवा थे, एक का नाम गोखले था और दूसरा कोई और एक था, जो दोनों ही पेशवा थे, सिर्फ सेनापति वो थे। तो वो दोनों सेनापति भाग खड़े हुए डर के मारे। इनका ये रूप देखकर ये इस तरह बौखलाए हुए थे ये महार फौजी कि पता नहीं अभी क्या करेंगे, हमारा हशर क्या करेंगे। वो दोनों भागने लगे और जैसे उनको भागते देख महार फौजी उनके पीछे भागे, उन्हें कुत्ते की तरह पकड़कर मार डाला, दोनों को खत्म कर दिया, दोनों सेनापतियों को। और दोस्तों, युद्ध का नियम है, जब भी कोई सेनापति मर जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। मराठा फौजी ये तमाशा देख रहे थे, सेनापति खत्म, चुपचाप सारे निकल गए, क्योंकि मराठा फौजी लड़ना भी नहीं चाहते थे पेशवा के साथ, पेशवा की मदद भी नहीं करना चाहते, उनकी मजबूरी थी। वे मराठा फौज, छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा फौज के सैनिक थे, तो उनकी मजबूरी थी मैदान में आना, वरना ऐसे युद्ध में वो शामिल भी नहीं होना चाहते थे। उन्हें मौका मिल गया, तुम्हारा सेनापति मर गया, अब हम क्या करेंगे लड़कर, सारे लौट गए। तो इस तरह ये युद्ध जीता महार फौजियों ने। दोस्तों, कुछ गलतफहमियां दलित समाज के लोग भी फैलाते हैं इस युद्ध को लेकर, कि वो कहते हैं कि जब 1 जनवरी को वहां पर जाते हैं भीमा कोरेगांव, तो हम बड़े बड़े भाषण देते और कहते हैं कि देखिए 500 लोगों ने कैसे 28,000 के पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दे एक रात में। दोस्तों, 500 लोग, 28,000 लोग अगर हाथ बांधकर भी खड़े रह जाए तो भी उन्हें गाजर मूली की तरह नहीं काट सकते। ये अतिशयोक्ति करना बंद कर देना चाहिए। 28,000 की फौज थी, मरे सिर्फ 100-150 पेशवाओं के, और यहाँ से भी कुछ 100-150 यहाँ भी मर गए, महार फौजियों के कुछ मर गए। तो ये कहना है कि 28,000 को गाजर मूली की तरह काट दिया, ये बकवास है, झूठ है। युद्ध तो जीता था, लेकिन अपने जज्बे पे जीता था, सेनापतियों को ही खत्म कर दिया मार के, फिर युद्ध का कोई मतलब ही रह जाए, इस तरह उन्होंने ये युद्ध जीता ना कि। और उसमें सबसे बड़ी बात है, एक भी मराठा फौजी पर आक्रमण नहीं किया, ना ही मराठा फौजियों ने इन पर आक्रमण किया। वे दोनों आपस में भाई थे,
अगर कोई दुश्मन था इन दोनों का तो वो पेशवा थे, अगर कोई दोनों दुश्मन था इन दोनों का तो वो ब्रिटिश थे। इन दोनों ब्रिटिश और पेशवाओं ने मिलकर एक ऐसी चाल चली अपने फायदे के लिए, देश के लोगों को लूटने के लिए। तो इन दोनों फौजियों को उसमें शामिल होना पड़ा उस युद्ध में। ब्रिटिशों ने इस युद्ध को जीतने के बाद उन महार फौजियों का सत्कार करने के लिए वहां पर एक स्तंभ बनाया, भीमा कोरेगांव, एक गांव है भीमा कोरेगांव, भीमा नदी के वहां एक स्तंभ यानी एक पिलर बनाया। और उस पिलर पर जो शहीद हुए महार फौजी, उन महार फौजियों के नाम वहां पर लिखे गए। और जो महार रेजिमेंट थी, उन महार रेजिमेंट के लोग हर साल 1 जनवरी को जाकर उसे अभिवादन करते, फूलों हारों से सजाकर उसे सलामी देते। ये सिलसिला सिर्फ 1820 तक चला। ब्रिटिशों ने अपना काम तो कर लिया, पेशवाओं को झुकाने के लिए उन्होंने महार फौजियों का सहारा तो ले लिया। और जैसे उनका काम हो गया, उन्होंने महार रेजिमेंट ही बंद कर दी। महारों को उन्होंने फौज से निकाल ही दिया। पहले तो पेशवाओं से कहा आप महारों को फौज से निकाल दो, फिर उनका फायदा, उनकी मदद लेकर पेशवाओं को हराया और महारों को ही फौज से निकाल दिया, महार रेजिमेंट ही बंद कर दी। और दोस्तों 1820 में बंद हुई है महार रेजिमेंट 1940 यानी 120 साल के बाद दोबारा लौटी। वो केवल और केवल बाबा साहब के प्रयास की वजह से। बाबा साहब ने जब इसके बारे में पढ़ा, इस युद्ध के बारे में और महार फौजियों के शूरता वीरता के बारे में पढ़ा, तो वे खुद 1920 या 22 में खुद गए थे वहाँ पर। पहले नॉन आर्मी एक सिविलियन उस भीमा कोरेगांव को बाबा साहब गए, वहाँ पर उन्होंने सलामी दी थी। उसके बाद कई सालों तक कोई गया या नहीं गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बाबा साहब बार बार ब्रिटिशों को खत लिखते थे कि आप लोगों को इतनी मदद की है इस फौज ने, महार रेजिमेंट ने, तो आप इसे बंद क्यों करते, इसे दोबारा शुरू कर दीजिए। बाबा साहब ने बाकायदा मुकदमा लड़ा इसके लिए उनके साथ, ब्रिटिशों के साथ। और 1940 में यानी 120 साल बाद दोबारा ब्रिटिशों ने महार रेजिमेंट शुरू कर दी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरा महायुद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने वाला था और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्हें महार रेजिमेंट की जरूरत थी, जो सबसे पुरानी रेजिमेंट है। दोस्तों ब्रिटिशों ने जितने भी रेजिमेंट्स बनाए वो सारे प्रांतों के नाम पर बनाए। पंजाब रेजिमेंट, राजस्थान रेजिमेंट, बंगाल रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, ये सारे रेजिमेंट उन्होंने प्रांतों के नाम पे बनाए। कोई भी रेजिमेंट उन्होंने जात और धर्म के नाम पे नहीं बनाए, क्योंकि वे जानते थे अगर जात और धर्म के नाम पर अगर रेजिमेंट बनाई जाए और उस जात में कोई बगावत हुई तो सारे इकट्ठा हो जाएंगे और रेजिमेंट डिस्पर्स हो जाएगी। इसलिए उन्हें सारे रेजिमेंट प्रांतों के नाम पर बनाए। और उस प्रांत में जैसे मद्रास रेजिमेंट में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक ही रेजिमेंट उन्होंने जाति के नाम पे बनाई, वो भी एक महाराष्ट्र की छोटी सी जात महार, और उस रेजिमेंट का नाम महार रेजिमेंट। सबसे पहले वही रेजिमेंट उन्होंने बनाई। द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज द महार रेजिमेंट। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उस जमाने में जो ऊंची जाति के लोग थे उनके पास धन दौलत थी, तो आर्मी में ज्यादातर कोई आता नहीं था, सब कुछ उनके पास था। तो आर्मी में वही लोग जाते थे जो मजबूर है। अब पेशवाओं ने जब महारों को निकाल दिया, फौज से बेदखल कर दिया, तो उनके पास और कोई चारा नहीं था। ब्रिटिशों ने जब आर्मी बनाई तो सबसे पहले वे महार ही चले गए उस आर्मी में, और इस तरह महार रेजिमेंट सबसे पहले रेजिमेंट बनी भारत की। तो 2040 में दोबारा उन्होंने इस महार रेजिमेंट को सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी के लिए, मदद के लिए उन्होंने दोबारा बहाल कर दी 120 साल बाद। और जब भारत आजाद हुआ तब वो भारत इंडियन आर्मी की फौज हो गई। आज भी महार रेजिमेंट एक बहुत ही गौरवशाली रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। आप इंटरनेट पे उसकी जानकारी ले सकते हैं। 2 बड़े बड़े जनरल उस महार रेजिमेंट से मिले। बेशक आज वो रेजिमेंट किसी एक जाति विशेष की नहीं है, वो आज एक कॉस्मोपॉलिटन रेजिमेंट है, उसमें सारी जाति धर्म के लोग हैं आज उस रेजिमेंट में, किंतु उसका नाम वही है महार रेजिमेंट। और वो महार रेजिमेंट के लोग आज भी 1947 से आज तक सबसे पहले सलामी वे देते महार रेजिमेंट के बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स, और उसके बाद दूसरे जो लोग हैं महार कौम के या अम्बेडकरी समाज के लोग, वे जाकर वहां पर इस तरह अभिवादन करते। दोस्तों कुछ सच्चाई है इसके बारे में
बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा कर रहे। एक और वीडियो में बनाऊंगा बिल्कुल विस्तार में इस सारी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।